मध्य प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक 18 और 19 जुलाई को रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कार्य समिति सदस्य और जिला प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी चुनाव रणनीति और सरकार संगठन के समन्वय पर मंथन होगा। लेकिन दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले हो रही इस बैठक को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर धार्मिक आस्था और चुनावी माहौल को प्रभावित करने का आरोप लगाया है, तो वहीं भाजपा इसे संगठन का नियमित कार्यक्रम बता रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना है। 18-19 जुलाई को ओरछा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। रामराजा सरकार की नगरी में होगा मंथन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। 106 कार्य समिति और 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य रहेंगे मौजूद। संगठन और चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। दतिया उपचुनाव से पहले बैठक पर सियासत तेज। भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का अपना एक क्रम है। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी नेतृत्व में यह पहली कार्य समिति हमारी 18-19 जुलाई को रामराजा की नगरी ओरछा में होगी। वहां हम संगठन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन मंथन करेंगे और आगामी दिशा निर्देश संगठन के कार्य के क्या होंगे इस बैठक में हम तय करेंगे। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह जी। संभावना यह भी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या केंद्रीय नेतृत्व से अन्य कोई वरिष्ठ पदाधिकारी हमारा मार्गदर्शन करने इस बैठक में आए। उधर कांग्रेस ने इस बैठक के आयोजन पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग कर रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि दतिया उपचुनाव से ठीक पहले ओरछा में बैठक करना राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकारिणी की बैठक रामराजा मंदिर ओरछा में कर रही है, तो वहाँ पर उन्हें जो है भगवान से एक क्षमा याचना का प्रस्ताव भी पारित करना चाहिए कि जो अयोध्या में हुआ है, तो इस बहाने जो है उनकी कार्य समिति तो अपनी जगह है, भगवान के दरबार में उनका प्रायश्चित भी हो जाएगा, तो इससे क्षमा याचना उन्हें वहाँ पर मांगनी चाहिए जाकर। बहरहाल रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में होने जा रही भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक केवल संगठनात्मक आयोजन नहीं रह गई है, बल्कि इस पर सियासत भी तेज हो गई है। एक ओर भाजपा इसे संगठन को मजबूत करने, आगामी रणनीति तय करने और सरकार संगठन के बेहतर समन्वय का मंच बता रही है, तो वहीं कांग्रेस धार्मिक स्थलों के राजनीतिक उपयोग और दतिया उपचुनाव से पहले चुनावी माहौल प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में अब सबकी नजर 18 और 19 जुलाई की इस बैठक पर रहेगी। क्या ये केवल संगठनात्मक मंथन तक सीमित रहती है या फिर प्रदेश की सियासत और उपचुनाव की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। संगठन बनाम सियासत। जी हां, मध्य प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक 18-19 जुलाई को रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता और कार्य समिति सदस्य और जिला प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी चुनावी रणनीति और सरकार संगठन के समन्वय पर मंथन होगा। लेकिन दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले हो रही इस बैठक को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर धार्मिक आस्था और चुनावी माहौल को प्रभावित करने का आरोप लगाया है, तो वहीं भाजपा इसे संगठन का नियमित कार्यक्रम बता रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स।
ओरछा में भाजपा की कार्य समिति के क्या है राजनीतिक मायने? दतिया उपचुनाव से पहले बैठक का क्या संदेश? क्या धार्मिक नगरी में बैठक पर कांग्रेस के आरोपों में दम है? क्या इस मंथन से भाजपा की चुनावी रणनीति तय होगी? तो इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सागर कसेरा जी जुड़ गए हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं। सागर जी, आपका स्वागत है ND24 पर। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस महासचिव रूपाली शर्मा जी भी जुड़ गए। रूपाली जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी भी जुड़ गए। प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो मैं रुक करूंगा सागर जी का ही। सागर जी, अच्छी बात है, सरकार बैठक कर रही है और कहीं ना कहीं इन बैठकों के माध्यम से प्रशिक्षण होता है और किस प्रकार से तालमेल बिठाया जाए, इसको लेकर मंथन भी किया जाता है। लेकिन इस बैठक को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही कि धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार के आयोजन कहीं ना कहीं जनता के जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उनसे ध्यान हटाने को लेकर इस प्रकार के आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। साथ ही दतिया में उपचुनाव भी है, उसको लेकर भी ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। ऐसे में यही तमाम आरोपों को लेकर कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर निशाना साध रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए उदय जी, सबसे पहले तो इस विषय को इस प्रकार से देखने की जरूरत है कि भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सरकार नहीं बल्कि उसका संगठन है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो, विपक्ष में हो, संगठनात्मक कार्य, प्रशिक्षण, समीक्षा और आत्ममंथन की परंपरा कभी यहां रुकती नहीं। 18 और 19 जुलाई को राम राजा सरकार की पावन नगरी ओरछा में जो होने वाली हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, वो इसी संगठनात्मक कार्य संस्कृति का हिस्सा है। और इसी बैठक में प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और सभी अपेक्षित गण इस कार्य समिति सदस्य की बैठक में हिस्सा लें। तो जो समन्वय, आगामी कार्यक्रमों तथा भविष्य की रणनीति, इन पर बहुत व्यापक मंथन होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। और इसी मंत्र के साथ हर कार्य भाजपा की परिपाटी में किया जाता है। और इसलिए भाजपा कार्यकर्ता को केवल चुनाव लड़ना भाजपा नहीं सिखाती, बल्कि समाज के बीच में सेवा, संवाद, अनुशासन, उत्तरदायित्व का बोध और ये सब चीजें भी भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में निहित होती। लेकिन जब कांग्रेस इस पर भी राजनीति करना चाहती है, सवाल पूछती है कि ओरछा क्यों, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों से जुड़े नगरों में राजनीतिक दल अपनी संगठनात्मक बैठक नहीं कर सकते क्या? क्या उनको पचमढ़ी जाने की आवश्यकता है क्या? क्या लोकतांत्रिक दलों को किसी ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व वाले शहर में बैठक करने से संविधान रोकता है? तो फिर इस प्रकार की आपत्ति लेने का मतलब बनता नहीं। तो सच्चाई है कि कांग्रेस के पास संगठन पर चर्चा करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो स्थान पर भी राजनीति करने से बाज आती नहीं है। ओरछा केवल एक धार्मिक नगरी मात्र नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव और हम सब जानते हैं। और इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अब आप दतिया उपचुनाव का प्रश्न करते हैं, जो आपकी डिबेट में चल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को मुख्य चुनाव के जैसे ही मानती है। किसी भी चुनाव से भाजपा भागती नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी तैयार रहने वाला दल है। एक जीवंत राजनीतिक दल अपने संगठन की समीक्षा भी करता है, चुनावी रणनीति भी बनाएगा और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करेगा। इसमें आज स्वाभाविक है क्या? और मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम जीतने जा रहे हैं दतिया का उपचुनाव, तो डर उनको हो जो हार की राजनीति करते हैं, जो हार का सेकड़ा लगा चुके हैं। ऐसी पार्टी डरे? भारतीय जनता पार्टी तो ताल ठोक कर कहती है। भाजपा चुनाव देखकर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत संगठन के बल पर चुनाव लड़ती है। उदय जी, बिल्कुल। रूपाली जी, बीजेपी का तो कहना है कि आने वाले कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, और बिल्कुल ये सही बात है कि हर पार्टी की एक अपनी रणनीति होती है। लेकिन धार्मिक नगरी में अगर इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं तो उससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस के माध्यम से कभी इस प्रकार धार्मिक स्थलों पर इस तरह के आयोजन करना गलत है या नहीं किए गए? का नाम ले रहे हैं तो अयोध्या में जो हमारे आराध्य राम मंदिर बना हुआ है, वहां पे जो चढ़ावे की चोरी हुई है उसका क्या? यहाँ पर ये मीटिंग कर रहे हैं राम भगवान के नाम पर। हमेशा से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन जब राम भगवान के नाम पर आवाज उठाने की बात आती है, चढ़ावे की बात आती है, तो अभी तक इनका भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा गया है। भ्रष्टाचारी जो भी है वो नहीं है, क्योंकि ये खुद ही भ्रष्टाचारी है।
तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है इनकी बड़ी बड़ी बातों से, बड़े बड़े वादों से, और बड़ी बड़ी जो चीजें ये सबके सामने बताते हैं कि भाई राम भगवान और ये और वो करिए ना, आप मीटिंग करिए। तो फिर आप जो ये मीटिंग कर रहे हैं ये ओरछा में कर रहे हैं, और उसके बाद ही प्रमोशन कर रहे हैं राम राजा की नगरी ओरछा में हम मीटिंग करने जा रहे हैं। ये सब दिखावा क्यों करते हैं धर्म के नाम पर, मुझे ये बताइए, जब ये खुद धर्म का नाम नहीं बचा पा रहे हैं तो कांग्रेस को ये तकलीफ। चलिए इसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी भी मौजूद हैं। प्रकाश जी, आपने दोनों ही हमारे मेहमानों की बातों को बड़ी गंभीरता से सुना और दोनों के ही अपने अपने तर्क है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस प्रकार से जो बैठकें होती हैं वो वाकई में संगठनात्मक बैठकें होती हैं, ये चुनावी रणनीति को साधने की कवायद होती है, क्योंकि उपचुनाव भी है। ऐसे में धार्मिक नगरी में इस प्रकार से जो आयोजन होने जा रहे हैं उसका कितना असर पड़ेगा उपचुनाव पर? उदय जी, जैसे हमारे कसेरा जी ने कहा था कि व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण की ओर आते हैं। हम यदि संविधान को मानते हैं तो हम नागरिक निर्माण करते हैं और संविधान की इज्जत करते हैं। जो मूल मुद्दा जो मेरे ख्याल से कांग्रेस उतना अच्छे से नहीं उठा पा रही है, 2014 के बाद से जो आदर्श आचार संहिता है वो अब वैसी रह नहीं गई जो शेषन जी के टाइम पे थी। इक्वल लेवल फील्ड, हमारा संविधान कहता है कि सभी को समान फील्ड मिलना चाहिए, इक्वल लेवल फील्ड मिलना चाहिए चुनाव के मैदान में उतरने के लिए। तो आप अंतर देख सकते हैं कांग्रेस, भाजपा या दूसरी पार्टियों के बीच में, आर्थिक हो, संसाधनों से संबंधित हो और प्रशासन के उपयोग संबंधित जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। ओरछा को लेकर जो मुद्दा मुख्य कांग्रेस को उठाना चाहिए था वो ये था कि ओरछा और दतिया के बीच में मात्र 45-46 किलोमीटर की दूरी है। मतलब आप कार से 1 घंटे 10 मिनट के बीच में पहुंच सकते हैं। तो वही स्थान क्यों चुना हुआ? तो वो रणनीतिक साफ दिखता है, स्पष्ट रणनीति दिखती है कि जहां चुनाव होना है और दतिया में ही हो रहा है, आप और कोई स्थान भी चुन सकते थे। तो जैसा कि अभी तक का रिकॉर्ड रहा 2014 के बाद से, कोई ना कोई कार्यक्रम पहले जो चुनाव लड़ते थे वो स्टार्स की फिल्म में नहीं दिखाई जाती थी आदर्श चुनाव संहिता के टाइम पे, लेकिन उसको डाइल्यूट करते गए हैं और प्रो गवर्नमेंट चुनाव होते जा रहे हैं। इसका सत्ता अपना उपयोग कर रही है। ये स्पष्ट कई मामलों में दिखा हुआ, आप देखेंगे इस समय रोड शो निकलेगा, कहीं कुछ निकलेगा, तो चुनाव में इक्वल लेवल फील्ड दिखाई नहीं देता। प्रमुख समस्या वहां पर यह है, धार्मिक तो है। आप देखें 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे तो वो CSDS की जो लोक नीति की जो रिपोर्ट आई थी कि जो मुद्दे थे उस समय धार्मिक मुद्दों को लोग ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव, उस समय भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे थे। एक 21%, एक 23% का उसमें था। तो कांग्रेस को उस पे फोकस होना था और आप देखिए उसके परिणाम भी उसी के अनुसार आए कि भाजपा जो 400 पार का नारा लगा रही थी 240 सीटों पे सिमट गई। अब ये यूएसपी जो है भाजपा की वो धार्मिक मुद्दे ही हैं, तो वो तो बार बार अपनी पीछ पे खींच के लाती है कि आप धार्मिक मुद्दे पे आए। अब कांग्रेस भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को मुद्दा उतना सक्षमता से नहीं बना पाई, ये कांग्रेस की कमजोरी है। तो मुख्य जो वैसे है कि भाजपा तो अपनी पिच पे खेलेगी, कांग्रेस वहां कमजोर पड़ी। कांग्रेस को भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को फोकस करना चाहिए था, वो भी बीच बीच में थोड़ा सा भटकी रही। यदि वो फोकस होती है तो आप देखें कि कॉन्स्टेंटली 2008 से लेकर 2023 तक कांग्रेस का स्टेडी वोट बैंक बढ़ता गया है और भाजपा का वोट बैंक का ग्रोथ कम हुई है, जिसके कारण 2023 में चुनाव में पराजय का सामना भी करना पड़ा भाजपा को। बिल्कुल, ये तो समय के साथ जो परसेंटेज है उसमें कमी और बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जी सागर जी, आपने रूपाली जी की बात को भी सुना और हमारे साथ जो प्रकाश जी हैं जुड़े हुए उनकी बात को भी सुना। दोनों ही बातों का आप जवाब दीजिए, लेकिन मेरा एक और सवाल है कि जो ये बैठक ओरछा में होने जा रही है, ये केवल एक सहयोग है या इसके पीछे किसी प्रकार की राजनीतिक मंशा है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार तमाम धार्मिक स्थलों पर जो बैठक है वो देखने को मिली है और एक बार पुनः उपचुनाव से पहले इस प्रकार की बैठक होना, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? क्या वाकई में जो जनता के मुद्दे हैं उनको इस बैठक में प्रमुखता से उठाया जाएगा, या ये सिर्फ एक आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाने को ध्यान में रखते हुए बैठक आयोजित की जा रही है?
उदय जी, मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में इस विषय पर ऑलरेडी जोर दिया था, मैं दोबारा भी दोहरा दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे बीच उपस्थित माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं प्रकाश सक्सेना जी की, आपका बड़ा वृहद अनुभव है और आपने दो बातें मुख्यतः कही। पहला, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में इक्वल लेवल फील्ड नहीं है। दूसरा, आपने लेवल प्लेइंग फील्डिंग को खंडन करते हुए अपने ही वक्तव्य में अपनी सेकंड पैरा में उसका उदाहरण देते हुए ये स्थापित भी कर दिया कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्षता से कार्य कर रहा है। मैं बताता हूं, तो मुझे लगता है भारत में चुनावों का जो संचालन है सरकार नहीं करती, भाजपा नहीं करती, बल्कि स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। आदर्श आचार संहिता की भी आपने बात की, तो उसका पालन सुनिश्चित करना, उसे लागू करना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। लेकिन दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रकाश जी आपने उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देने के बाद 240 पे सिमटी, अगर इक्वल लेवल फील्डिंग नहीं होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो जाती, और दतिया भी इसका बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने आरोप भी लगाया और खंडन भी कर दिया, दोनों के लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूं। तो लोकतंत्र में आरोप दोनों अलग अलग चीजें होती है। केवल आरोप लगा देने से संस्थाओं की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस भी यही कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है इस विषय पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात, कांग्रेस में अक्सर संगठन चुनाव के समय याद आता है, जो मूल बात है उस पर मैं बात कर रहा हूं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन 365 दिन सक्रिय होता है उदय जी। इसीलिए जब कांग्रेस में गुटबाजी का चर्चा विषय बन जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और उसके होने वाले प्रशिक्षण, डिजिटल प्रशिक्षण और अब होने वाली हमारी बैठक, ये चर्चा का विषय बनी है। और अभी आपने एक विषय हमने लिया ओरछा को लेकर के, तो इसलिए मैंने कहा कि ओरछा केवल एक धार्मिक नगरी मात्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव है। वहां जाकर के राम राजा सरकार के दर्शन करना आस्था का विषय और कार्य समिति करना संगठन का विषय, दोनों को जानबूझकर मिलाना मुझे लगता है राजनीतिक आरोप लगाने का एक प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी। सागर जी, मेरा एक और सवाल है। चलिए ठीक है, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बैठक कर रहे हैं, संगठन बैठक या कार्य समिति की बैठक आपकी हो रही, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, आपको क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन क्या इससे सरकार पर अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ता? क्योंकि जिस जगह पर ये पूरे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में सजावट होती है, व्यवस्थाएं होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब बैठकें होती हैं तो व्यवस्थाएं करनी पड़ती, क्या इससे अनावश्यक खर्च नहीं बढ़ता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के बहुत चिंतित होती है, वो हमारे लिए गौरव का विषय है। अब दूसरा, आपने कहा कि क्या इससे बोझ नहीं बढ़ता, तो इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घोषणा के अनुरूप हमने मितव्ययिता का उदाहरण देते हुए जितनी भी हमारी प्रमुख प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुए, उन सभी में हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने इसका प्रमाण प्रस्तुत किया। माननीय मोहन यादव जी ने स्वयं ही अपनी गाड़ी के, अपनी कार के कारकेड को कम करके इसका प्रमाण दिया, और मध्य प्रदेश के सारे नेता भी इसी प्रयास में लगे हुए हैं। और ओरछा के अंदर जब हम इस प्रकार का कार्य समिति करते हैं, किसी ना किसी शहर में तो होनी ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी प्रयास करेगी कि कम से कम संसाधनों में एक अच्छी संगठनात्मक बैठक को सुनिश्चित किया जा सके हमारे लिए। जी रूपाली जी, तमाम तरह की बैठकें हम देखते हैं कि आयोजित होती हैं, लेकिन बैठक के माध्यम से क्या कुछ परिणाम निकलते हैं ये देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चर्चाएं होती हैं, कार्य समिति की बैठकें होती हैं सरकारों की, लेकिन परिणाम जो है वो उस तरीके से निकल कर बाहर नहीं आते हैं जिस प्रकार की उम्मीद की जाती है। और अक्सर हम देखते हैं कि चर्चाएं जो होती हैं उनको सार्वजनिक तौर पर भी जो रिपोर्ट है वो भी साझा नहीं की जाती है कि चर्चा क्या हुई है, किस विषय पर हुई है, आने वाले सालों को लेकर सरकार जो है वो किस प्रकार से अब काम करेगी, क्या कुछ जो परिवर्तन है वो इस बैठक के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलेंगे, ये तमाम चीजें जो है वो गुम हो जाती हैं। नहीं पता कि ये भाजपा सरकार की मीटिंग के बाद क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली मैं दो चीजों का जवाब देना चाहूंगी। एक तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि 365 दिन जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरे टाइम संगठन में समय नहीं देते हैं और चुनाव के समय देते हैं, तो सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ये हमको समय देते ही नहीं है बैठने का। पहले इन्होंने राजेंद्र भारती जी को धोखाधड़ी से वो करवाया, उपचुनाव करवाने की कोशिश करी, जिसमें जबरदस्ती फिजूल खर्ची हो रही है, जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, फिजूल खर्ची हो रही है। इन लोगों ने धोखाधड़ी करी सबसे पहले,
बैठने कहाँ देते हैं, ये लगातार उपचुनाव करते हैं, किसी विधायक को बिठा देते हैं, किसी के ऊपर गलत केस लगा देते हैं, कभी ईडी के छापे करवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं, तो कुछ करने नहीं देते हैं, बैठने ही नहीं देगा इंसान को, तो संगठन क्यों नहीं बनेगा? संगठन तो कांग्रेस का शुरू से मजबूत है, हमेशा रहेगा। मुझे पहले मेरी बात कंप्लीट करने दें, मुझे अपनी बात आप पहले कंप्लीट करने दें। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि राम राजा ओरछा जो वहां पर मीटिंग हो रही है, इसमें जो धर्म की कोई राजनीति नहीं है, धर्म की राजनीति नहीं है तो आप दतिया में करिए ना। दतिया में क्यों आप कुछ करने में तकलीफ है? आप दतिया में करिए। राम का नाम ले लेके कब तक वोटों की भीख मांगेंगे भाजपा सरकार वाले? मुझे इसका जवाब चाहिए। भगवान राम के नाम पे आप भीख मांग रहे हैं। अरे अगर आपको दतिया से कोई लेना देना नहीं है और ये सांस्कृतिक वो है तो आपको बिल्कुल बोलने का मौका दिया जाएगा। हम रूपाली जी की बात को सुन लेते हैं पहले। जी रूपाली जी, करिए ना जाके। अयोध्या में क्यों नहीं अभी तक कोई मीटिंग हुई है? नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, मोहन यादव जी ने, जो माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर जो है मोहन यादव जी, अभी तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 5 करोड़ से ज्यादा की चढ़ावे की चोरी हुई है, तब वो भगवान राम को भूल गए और अब जो है यहाँ पर वहां पर बैठ के वहां मीटिंग कर रहे हैं और ये गौरव और संस्कृति और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बीच में इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि कोई भी डीजल पेट्रोल की खर्ची जो है वो कम करेगा और सब लोग जो है साइकिल से चलेंगे। 2 दिन इनके नेताओं ने फोटो खिंचाई और तीसरे दिन से फिर से काफिला चलने लगा। यहाँ पे सड़कों पर लोग भूखे मर रहे हैं। MBA MBBS लोग जो बैठे हैं यहाँ पर नौकरी की मांग कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, इन सब मुद्दों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे होंगे। यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तमाम आपने बातें कही, इसके जवाब जो है वो सागर जी विस्तार से देंगे। प्रकाश जी, आपने दोनों ही मेहमानों की बातों को सुना। मेरा एक सवाल है, आप दोनों ही मेहमानों की बातों का जवाब भी दीजिएगा, लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार से ये बैठक होने जा रही है उपचुनाव को लेकर या उपचुनाव से पहले, क्या ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? और अगर हम देखें तो मान लीजिए इस चुनाव में अगर दोनों ही पार्टी जो है वो दमखम के साथ उतरेगी, नतीजे तो जनता के ऊपर होता है कि वो किसको सराखों पर बैठाती है, लेकिन दतिया उपचुनाव के से पहले ये जो बैठक है, इस बैठक में दोनों ही पार्टी जो है अपने शक्ति प्रदर्शन करने का सोचेंगी, क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में दोनों ही पार्टी जो है वो अपने संगठन को मजबूत करने पर फोकस करते हुए नजर आएंगी। देखिए, एक दिन की बैठक से तो संगठन मजबूत होता नहीं है भाई। ये आज जो भाजपा संगठन है वो एक दिन में तो तैयार नहीं हुआ। ये कितने सालों की, कितने संगठन निर्माताओं की, RSS से कितने मैंने देखा है जो सत्तू लेकर कार्यकर्ताओं की गाड़ी पे पीछे बैठकर जाते थे और संगठन करते थे। हमने वो आदर्शवादी लोग भी देखे जिन्होंने इस संगठन को खड़ा किया। अब ठीक है, अब धन संपदा संसाधनों की भरपूरता है इनके पास, तो अब और ज्यादा बृहद रूप से वो हो सकता है। तो ये सिर्फ ये कि हम सिर्फ एक दिन की बैठक में संगठन निर्माण कर रहे हैं, ये कोई मुझे तर्क हजम नहीं होता। ये विशेषकर ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए, मुझे जो मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है वो ये है कि चुनाव के ध्यान में रखते हुए वहाँ बैठक ली गई है। और चूंकि वहाँ से बहुत, मतलब आप 10 घंटे में पैदल चले जाएं, आप ओरछा से दतिया, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जा सकते हैं। आप उस क्षेत्र से बाहर रहते हुए वहाँ को इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप करें ना करें ये अलग बात है, ये आपके आचरण पर निर्भर करता है, पर एक आशंका तो बनती है। तो मैंने जो कसेरा जी ने कहा कि मेरा आरोप लगा रहा, आरोप नहीं, मैं तो देखिए हम धोखे से हम भी लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं। यदि हम नहीं बोलें, हम चाहते हैं ना आप संगठन बनाएं, अपने कार्यकर्ता तैयार करें, पर एक नागरिक को जिंदा रहने दें। और नागरिक, उसको एक ही अधिकार मिला है बेचारे को कि मताधिकार। यदि वो स्वतंत्र रूप से मत नहीं दे सकता, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, आप कह रहे हैं इक्वल लेवल फील्ड की बात आप कर रहे हैं, बड़ी शर्मनाक स्थिति रही है कि 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए। भाई उसका फंडामेंटल राइट नहीं मान रहे। मेरा मानना है कि आर्टिकल जो 19 है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और सबसे बड़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो मत अभिव्यक्त करने का है। यदि उससे आप वंचित कर देंगे तो इसलिए निष्पक्षता पे सवाल उठते हैं, और वो हम जैसे लोगों का धर्म है कि उसको उठाएं। तो इक्वल लेवल फील्ड पहले भी तो ले लेते हैं, बिल्कुल पहले भी तो इक्वल लेवल फील्ड होता, और सभी पार्टियां सम्मान करती हैं। देखिए चोरी छिपे सब साम दाम दंड भेद लगाती है राजनीतिक पार्टी, वो सबका चरित्र एक जैसा है। चलिए, लेकिन हमें उसके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। जी सागर जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि समय की बाध्यता है। और बिल्कुल जिस प्रकार से प्रकाश जी ने कहा कि एक दिन में संगठन नहीं मजबूत होता है, ये समय के अनुसार धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए मजबूत होता है। और बीजेपी भी इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां हैं। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा सागर जी। जी,
जी जी जी, देखिए उदय जी, भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन में ही इक्वल लेवल फील्ड की बात भी करी जा सकती है। और यही पत्रकारिता जब इमरजेंसी लागू थी तब कहां थी और कब किसने इक्वल लेवल फील्ड की बात की, इसको भी विषय पे सोचना चाहिए। अब दूसरी बात, आज कांग्रेस जो है इस विषय पर बात कर रही है कि भगवान राम की बड़ी भक्त बने नजर आ रहे हैं। तो मुझे बताओ, राहुल गांधी जी कब अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं? और राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी, जब भगवान राम को काल्पनिक बताया गया था तब उस बात पर माफी कब मांगेंगे? तो जब काल्पनिक भगवान राम को किसी काल्पनिक का बताने वाले अयोध्या कांग्रेस जाना दल, या नहीं जाना ये तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है, हो सकता है वो बाद में चले जाएं, पर उन पर ये कहना कि आप अभी जाइए ये तो कोई बात सही नहीं है। इससे चरित्र स्पष्ट हो जाता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले, हिंदू को रेडिकलाइज करने वालों का साथ देने वाले लोगों को जनता किस नगार से देखती है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के पास संगठन बचा नहीं है, न नीति बची है, न नियत साफ है, और इनके गठबंधन के अंदर, इनके संगठन में, इनके गुटों में ही बहुत सारे गुट हो गए, इनके धड़े आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खून से पत्र लिख रहे हैं, इनके नेताओं की कभी नहीं आपस में बन रही। तो पहले इनको अपना खुद का घर देखने की जरूरत है, न कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर कटाक्ष करने की आवश्यकता। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा रूपाली जी से। तमाम प्रकार के आरोप तो रूपाली जी कांग्रेस पर भी लगते हैं संगठन को लेकर, और बिल्कुल आप जो तमाम बातें जो कांग्रेस विपक्ष में उठाती है, महंगाई, बेरोजगारी, ये भी कहीं ना कहीं मुद्दे हैं, लेकिन इन तमाम जो मुद्दे हैं वो राजनीति के पीछे छुप जाते हैं और आम जनता जो है वो सिर्फ तमाशा देखती रहती है कि कब कोई सरकार जागेगी और हमारा उत्थान करेगी। जी रूपाली जी। कांग्रेस पार्टी ही शुरू से टेक्नोलॉजी को लेकर आई है। राजीव गांधी जी ही कंप्यूटर का युग लेकर आए हैं। पायलट की बात करें, यहाँ पर जो बड़े बड़े निर्माण हुए वो राजीव गांधी जी के द्वारा ही हुए। सबसे पहली बात का जवाब मैं आपको दे दूं, जो जनता जिस चीज का इंतजार कर रही है वो उनको कांग्रेस पार्टी ही दे सकती। भाजपा सरकार से राम के नाम पर वोट मांगेंगी, भगवान राम के नाम पर वोट मांगेंगी, और जहां पर दिक्कत आएगी, राम राज कर करके इन्होंने वोट तो चोरी कर ली है, लगातार ये चोरी कर रहे हैं। नीट के पेपर की चोरी की बात हो, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, लगातार से चोरी ही करते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और रही बात आज के मुद्दे की, तो मैं तो यही कहूंगी कि ये फिर से राम भगवान के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार ये हारेंगे और कांग्रेस की सरकार बिल्कुल आएगी 2028 में। और अभी जो है राजेंद्र भारती जी आए या कोई और भी आए, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी ही दतिया से जीतेगा। बिल्कुल, आप दोनों ने अपनी बातों को बड़े विस्तार से जनता के समक्ष रखा है। जनता ने भी तीनों ही मेहमानों की बातों को गंभीरता से सुना, जो कि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो IND एजेंडा वेतन है, देखते रहिए IN24। नमस्कार।